हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आरके सिंपल क्लासेस में। और आरके सिंपल क्लासेस में टुडे 19 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स सुपर कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया टू बुल्गारिया। बुल्गारिया एक देश है, वहां पर अभी किसको भारत का नया एम्बेसडर बनाया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन में ए आर अश्विन, बी में है अरुण कुमार साहू, और सी में है रोहन जेटली, और डी में है सूर्य बाला। तो राइट आंसर है बी, अरुण कुमार साहू को भारत का न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बुल्गारिया। अब बुल्गारिया चलते हैं, घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो बुल्गारिया जो है इज अ कंट्री, यूरोपियन कंट्री लोकेटेड इन साउथ ईस्ट यूरोप में है, स्टेब्लिश है, लोकेशन इसका है। और कैपिटल इसकी सोफिया है, करेंसी है बल्गेरियाई लेव, और यहाँ के प्रेसिडेंट है रूमेन रादेव, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के है दिमितार ग्लावचेव, और यहाँ की लैंग्वेज जो है बल्गेरियाई है। ये बल्गेरिया और इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं, तो 5 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। उत्तर में रोमानिया, पश्चिम में सर्बिया और मैसिडोनिया, दक्षिण में ग्रीस एंड तुर्की, और इसके पूरब में एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है ब्लैक सी। ये इतने लोग इसको बॉर्डर कर रहे हैं चारों तरफ से, मैंने आपको बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, जानते रहिएगा, बुल्गारिया से भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड इसमें जो है पहला जो ऑप्शन जो है आर अश्विन, तो आर अश्विन जिनका फुल नाम है रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है। और फिर उसके बाद है रोहन जेटली, अरुण जेटली जो पूर्व बीजेपी मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनके बेटे हैं। इन्होंने डीडीसीए का दोबारा इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। डीडीसीए का मतलब होता है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन, तो इसको रिमेंबर रखिएगा। और इन्होंने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद को हराया है। उसके बाद है एक है सूर्यबाला, तो सूर्यबाला को ये मशहूर हिंदी, वेरी फेमस हिंदी राइटर हैं। इनके नॉवेल कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये नॉवेल है इनका जो 2018 में पब्लिश हुआ था। इसको 24वां व्यास सम्मान 2024 इनको दिया गया है। 24वां व्यास सम्मान 2024 इनको दिया गया है इस नॉवेल के लिए। और इसकी स्टोरी है अमेरिका में रहने वाले भारतीय युवाओं के सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान से जुड़ी समस्याओं को इसमें उजागर किया गया है। व्यास सम्मान जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी, हिंदी साहित्यिक कृतियों को ये सम्मानित करता है। और इसकी प्राइज मनी 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह है। इसको आप बहुत अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर है रिसेंटली हु इज अवार्डेड विद जमशेदजी टाटा अवार्ड। अभी किसको दिया गया है जमशेदजी टाटा अवार्ड रिसेंटली? इसमें आप देख लीजिएगा, ऑप्शंस में है किरण मजूमदार शाह, पंडित संजय मराठे, जावियर मेलाई, गगन गिल। तो इसमें सबसे पहले आप याद करिए कि इसके जो पहले हैं किरण मजूमदार शाह जो बायोकॉन ग्रुप की चेयरपर्सन है, इनको दिया गया है। किस लिए दिया गया है? बायो साइंस क्षेत्र में उनके असाधारण मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, जमशेदजी टाटा अवार्ड। कौन देता है? तो ये ICQ देता है, ISQ, इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा ये जमशेदजी टाटा अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखिएगा किरण मजूमदार शाह को। उसके बाद दूसरा नाम इसमें पंडित संजय मराठे है। तो ये महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित क्लासिकल सिंगर और हारमोनियम प्लेयर थे, वादक थे, जो 68 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको रिमेंबर रखिएगा। और जावियर मेलाई जो अर्जेंटीना के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। और इनको इटली ने इतालवी पूर्वजों के आधार पर, इनके पूर्वज इटालवी थे, उसके आधार पर इटली ने इस अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को अपने यहाँ की इटली की नागरिकता, सिटीजनशिप प्रोवाइड किया है। तो दोनों के संबंध अच्छे होंगे। इसको भी याद रखिए कि किसका नाम? जावियर मेलाई। उसके बाद है गगन गिल, तो गगन गिल को जान लीजिए, अब इनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले माय डियर मैं आपको ये बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि
भारत के सबसे बड़ा जो साहित्यिक पुरस्कार है, लिटरेरी अवार्ड है, उसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है साहित्यिक माने साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये गगन गिल को हिंदी में इनके इनके कविता संग्रह के लिए अभी दिया गया है 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। इससे पहले कि हम इनके बारे में बताएं, थोड़ा सा दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी स्थापना तो 1961 में हुई थी, 1965 में से ये पहली बार दिया गया था। इसकी राशि, इसमें प्राइज मनी 11 लाख रुपए है। भाषा, ये 22 भाषाओं में जो संवैधानिक भाषाएं हैं उनमें प्लस एक अंग्रेजी, यानी कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। 11 लाख रुपए के साथ कांस्य सरस्वती प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के कवि थे जी शंकर क्रूप को उनके कविता संग्रह ओडकुझल के लिए दिया गया था। और हिंदी में पहली बार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था 1968 में। जबकि पहली हिंदी महिला कवित्री महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया था। मानी महादेवी वर्मा पहली महिला हिंदी लेखक क्या हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अंग्रेजी में 2018 में अमिताभ घोष को मिला पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 2023 में 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को संस्कृत में और गुलजार को उर्दू भाषा में संयुक्त रूप से दिया गया। तो ये हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार के शुरू से लेकर के अब तक की। अभी 58वीं बार 58 माने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब रही साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। साहित्य अकादमी की स्थापना जो हुई थी 12 मार्च 1954 के हुई थी। 1955 में पहली बार इसमें अवार्ड दिया गया था साहित्य अकादमी में। इसकी राशि जो है 1 लाख रुपए है। कितनी लैंग्वेज में? तो ये 22 संवैधानिक भाषा में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उनमें, और 2 और भाषाएं हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में, 22 संविधान की और 1 अंग्रेजी में। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, अंग्रेजी और राजस्थानी को जोड़ करके 22 वो 24, और टोटल ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगड़ी काव्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2023 में संजीव कुमार को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और 2024 में गगन गिल, ये जो गगन गिल है इनको दिया गया है इनकी कविता संग्रह मैं जब तक बाहर आई, मैं जब तक बाहर आई। और अब साहित्य अकादमी पुरस्कार ये तो हिंदी का हो गया, पहली बार किसको, फिर उसके बाद 2023 और 2024। अब देखिए इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार आर.के. नारायण को दिया गया था उनकी नॉवेल द गाइड के लिए, जिस पर मूवी भी बनी हुई है। और कब दिया गया था? 1960 में। उसके बाद 2023 में नीलम शरण गौर को, जो प्रयागराज, जिसका पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज की रहने वाली हैं, उनको दिया गया उनके नॉवेल रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए दिया गया। 2024 में अब जो अभी दिया गया, कल डिक्लेयर किया गया, 2024 में इंग्लिश में ईस्ट्रिन किरे को दिया गया है उनके नॉवेल स्प्रिट नाइट्स के लिए, स्प्रिट नाइट्स के लिए। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 2023 2024 की जानकारी, फुल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब घोषणा होगी तो हम आपको बताएंगे। हाँ, थोड़ा सा साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपको बताते हैं। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 तक के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों को दिया गया है। और आगामी 8 मार्च 2025 को इन समस्त लेखकों को माने पुरस्कृत किया जाएगा। अब कुल 21 भाषाओं के
लेखकों को यह पुरस्कार इस बार 2024 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा वन लाइनर आपको बीच में बता देते, फिर लास्ट वाले पे आते हैं। रूस ने कैंसर वैक्सीन बनाने का किया ऐलान, जानते रहिए कैंसर वैक्सीन, और उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी सफलता हासिल की है भाई रूस ने। और उसके बाद है अयोध्या राम मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता का दिया गया पुरस्कार ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ये पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया है? तो निर्माण के दौरान उत्कृष्ट सुरक्षा मानकों को अपनाने के लिए। यह पुरस्कार वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुपालन और सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन का प्रमाण है, जो इसे विश्व स्तर पर अन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए एक मॉडल बनाता है। इसकी घोषणा किसने की है कि यह पुरस्कार इनको मिला है? अयोध्या राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार ये घोषणा की नृपेंद्र मिश्रा जी ने, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। फिर से सुन लीजिएगा, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के क्या है? अध्यक्ष हैं। तो ये आप जानते रहिएगा कि अयोध्या के राम मंदिर जो 22 जनवरी 2024 को जिसका उद्घाटन हुआ, और इसको वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला हुआ है। जिम्पी जिम्पी ये क्या है भाई? तो इसका साइंटिफिक नेम है डेंड्रोकोनाइड मोराइड्स। विश्व का सबसे विषैला पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मोलक्का के वर्षा वनों में पाया जाता है। वैसे तो ये साधारण रूप से होता है, लेकिन इसमें ये पौधे की जो पत्तियां होती दिल के आकार की होती है, उन पौधे में छोटे छोटे त्रिचोम से ढका रहता है बाल जैसे। उसको टच करने पर आपको एसिड जैसे कोई तेजाब आपके ऊपर पड़ जाए, या इलेक्ट्रोक्यूटेड माने जैसे बिजली का करंट, इतना असहनीय दर्द ये करता है। तो इसलिए विश्व का सबसे विषैला पौधा जिम्पी जिम्पी है। अंडरस्टैंड, रिमेंबर इट ऑल्सो। और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है उसका नाम है कि व्हिच सिटी हैज मेड गिविंग आर्म्स और मनी टू बेगर्स एन ऑफेंस फ्रॉम जनवरी 1, 2025। 1 जनवरी 2025 से भारत का कौन सा शहर है जिसने कहा है कि अगर कोई इस शहर में गरीबों माने भिखमंगों को भीख देगा तो उसके खिलाफ FIR लिखी जाएगी, उसको सजा मिलेगी। ए में है इंदौर, बी में है लखनऊ, सी में है मुंबई और डी में है चेन्नई। तो राइट आंसर है इंदौर। इंदौर जानते हो भारत का सबसे क्लीनेस्ट शहर है, और ये क्लीनेस्ट में अब भिखारियों को भी ये क्लीन करने जा रहा है। तो थोड़ा इसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया है कि इंदौर जो भारत का क्लीनेस्ट सिटी है, मध्य प्रदेश में है। इसने बताया है कि 1 जनवरी 2025 से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको एक क्रिमिनल घोषित कर दिया। क्रिमिनलाइज गिविंग आर्म्स एंड मनी टू बेगर्स अंडर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत 163 सेक्शन के तहत उसके खिलाफ FIR लॉन्च की जाएगी। अब क्या है, तो एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री चला रही थी? मिनिस्ट्री का नाम है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने चलाया है भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पायलट प्रोजेक्ट। इसमें भारत के 10 शहरों को क्या किया जाएगा? उनको बेगर फ्री बनाया जाएगा, माने भिखमंगों से मुक्त बनाया जाएगा। किस योजना के तहत? तो पायलट प्रोजेक्ट का नेम्ड है कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। तो इनका क्या नाम है? वो 10 सिटीज का तो नाम जान लीजिए। इंदौर, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलोर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना एंड अहमदाबाद। ये इसका इस स्कीम का एम है टू मेक इंडिया बेगर फ्री, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत। अब बेगर फ्री इंदौर में पहले चरण में ये जब योजना चली थी तो उसमें क्या किया गया था? जितने भिखमंगे थे, बेगर्स थे, उनको पकड़ करके उज्जैन के एक आश्रम में ले जाके उनकी काउंसलिंग कराई गई पहले चरण में। अब सेकेंड फेज में उसने क्या किया है कि 1 जनवरी 2025 से उसने कहा है कि सेक्शन 163 BNSS के अंतर्गत जो भी व्यक्ति, ये पहले
जो धारा थी आईपीसी की धारा 144 के ही समान है, सेक्शन 163, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो पीपुल हु वायलेट ऑर्डर्स issued under section 163 can be punished by a maximum jail term of 6 months and a fine of rupees 1000। 6 महीने की जेल, 1000 रुपए का फाइन या होगा अगर कोई इसको वायलेट करता है तो। अब क्या है भिक्षावृत्ति मुक्त भारत? तो भिक्षावृत्ति, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज लॉन्च्ड एन एम्बिशियस भिक्षावृत्ति मुक्त भारत कैंपेन टू मेक 30 cities ऑफ इंडिया बेगर फ्री बाई 2026 तक। ये मिनिस्ट्री चाहती है कि भारत के 30 शहर बेगर फ्री हो जाएं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। दिस स्कीम इज ए सब स्कीम ऑफ द ब्रॉडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इस्माइल। इस्माइल का ही एक सब स्कीम है, उसी की एक सब स्कीम है। इस्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। और ये योजना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा फरवरी 2022 में लॉन्च की गई थी। तो ये था भिक्षावृत्ति मुक्त भारत कैंपेन जो चलाया गया है, और इसके तहत अभी तक बता रहे 4 दिसंबर 2024 तक द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 81 cities, टाउन्स ऑफ रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट इंपॉर्टेंस। इन सब जगहों पर ये इंप्लीमेंट की गई है। कैसे ये करेंगे? तो अंडर भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बेगिंग फ्री इंडिया कैंपेन में persons engaged in begging will be rehabilitated by the government through counseling, provision of basic facilities like shelter, rehabilitation, substance abuse prevention, hygiene, food, clothing, bedding, medical facilities, education and skill development of the beggars। इनके जरिए ये किया जाएगा, इनको ये सब सुविधाएं दी जाएंगी। और इसमें इस इनिशिएटिव को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, एनजीओज जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, सबके सहयोग से, सोशल एक्टिविस्ट्स ऑफ द एंड द पब्लिक के सहयोग से ये किया जाएगा। तो बहुत अच्छा होगा। भारत जहां टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है वर्ल्ड के, अगर वहां के लोग भीख मांगेंगे यार तो अच्छा नहीं लगता। दिस इज नॉट गुड। हाँ, लेकिन इनका जो भी इस प्रोफेशन में है, जो अपना इसको प्रोफेशन बना चुके हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट करना ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और सबकी जिम्मेदारी है। हम अगर अपने भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हमारी, आपकी भी है, पब्लिक की भी है, स्टेट की भी है, सेंट्रल सबकी है, ये जिम्मेदारी बनती है। तो इसको आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा कि भारत जो इंदौर शहर है, न केवल वो स्वच्छता के मामले में है, बल्कि वो सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको भी धीरे धीरे वो क्लीन कर रहा है। रिमेंबर इट ऑलवेज। और देख लीजिए, 19 साल की कैटलिन मिस इंडिया यूएसए 2024 बनी और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे स्पेस वॉक किया। और वहीं 19 दिसंबर से, आज से लेकर के 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। उत्तराखंड में 1 जनवरी 2025 से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। ये वहां के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा और यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाले हैं। इसके लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं हैं। इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। हाँ, वहीं गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। पहले एकमात्र राज्य जहां पर ये लागू था वो था गोवा। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। अब पहला, आजादी के बाद पहला स्टेट जो इसको यूसीसी लागू कर रहा है वो उत्तराखंड है। खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों का 9 घंटे का स्पेस वॉक। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी CMSA, चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी ने स्पेस वॉक का एक वीडियो जारी किया है।
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 19 से 24 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। और आप जानते हैं कि इसके लिए प्रशासन गांव की ओर अभियान की शुरुआत किया गया है। यह लोक शिकायतों के निस्तारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। और ठीक है, 23 दिसंबर 2024 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत सरकार के सचिव सहित मंत्रालय और विभागों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। 23 दिसंबर को सभी जिलों में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस पर आधारित वर्कशॉप होंगे। सुशासन सप्ताह के दौरान 700 प्लस जिलों का वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित होगा। और सुशासन सप्ताह का मकसद सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, सेवा वितरण की प्रक्रिया में सुधार करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। भारत में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, तो माय डियर, आज का ये करंट अफेयर्स हमने इसमें बहुत सारी चीजें सीखा कि एक क्रिकेटर ने संन्यास लिया, अरुण कुमार साहू बुल्गारिया के नए एम्बेसडर बने, सूर्यवाला को व्यास सम्मान मिला और गगन गिल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और इंदौर जो भारत का सबसे क्लीन शहर है, वो अपने यहाँ 1 जनवरी 2025 से भीख देने को एक अपराध घोषित कर दिया है। और 1 जनवरी 2025 से ही भारत का पहला आजादी के बाद राज्य उत्तराखंड जो अपने यहाँ यूसीसी लागू करने जा रहा है। इससे पहले सिर्फ गोवा में ही ये व्यवस्था थी। गोवा जो पुर्तगालियों का शासन था, वहां पर यूसीसी थी। तो इस सब जानकारियों से भरा हुआ ये क्लास ऐसा सुपर कलेक्शन था जो आपको देगा श्योर सिलेक्शन। ठीक है, तो आप इसको जानते रहिएगा। और अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।